नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो नेता हैं इस समय देश में जो 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने को प्रतिद्वंदी मानते हैं। उनको लगता है कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, उनकी पार्टियों को भी लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो दो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल और गुजरात, ये दो राज्यों के चुनाव के नतीजे बताएंगे कि 2024 में इनकी चुनौती कहीं खड़े होने लायक भी होगी या नहीं। दोनों की राजनीति दो ध्रुवों पर है, बिल्कुल अलग अलग है। दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, कोई साम्य नहीं है। दोनों अपनी तरह के एक जिद के नेता हैं। दोनों की राजनीतिक समझ अलग अलग है और दोनों की राजनीतिक कार्यशैली अलग है। मैं बात कर रहा हूं जिन दो नेताओं की, उनमें एक हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब आप देखिए, राहुल गांधी को देखिए तो उनको 18 साल हो गए हैं राजनीति में और संसदीय राजनीति में। 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, अमेठी से चुने गए थे। तब से लेकर अब तक राहुल गांधी की अगर राजनीतिक यात्रा पर आप नज़र डालें तो कोई विकास नज़र नहीं आता। वो विकास की बात करते हैं लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा में कहीं कोई विकास नज़र नहीं आता। वो जहां 2004 में थे उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं खड़े हैं आज 2022 में। और उसकी वजह यह है कि उनकी राजनीतिक समझ और उनका अड़ियल रवैया, किसी की सलाह न मानना। एक तो सलाह किसी से लेते नहीं, अगर कोई देता है तो उसको न मानना। जो खुद उनको लगता है कि ये सही है तो उसकी परीक्षा किए बिना, उसकी जांच पड़ताल किए बिना कि ये ठीक है, सही है, गलत है, वो उसी बात को बोलते हैं और दोहराते जाते हैं। आप 18 साल से देखिए तो राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं बोली है। कोई नया नारा, कोई नया जुमला, कोई नया कार्यक्रम कुछ नहीं है। एक भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है। अब आप उसको समझिए कि ये चुनाव से भागो यात्रा है, ये जिम्मेदारी से भागो यात्रा है, ये जवाबदेही से भागो यात्रा है। तो इस यात्रा से अब उनके जो पैरोकार हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है इसको राजनीति के रूप में मत देखिए, ये राजनीति से अलग है। सवाल यह है कि संसदीय जनतंत्र में जो है, अगर वो राजनीति से अलग है तो राजनीति में क्यों है? आखिर क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी में है अगर वो राजनीति से अलग है? तो इस यात्रा का क्या मकसद है, मैंने पहले भी कहा था, क्या उद्देश्य है, ये कांग्रेस के लोगों को पता होगा। बाकी देश को समझ में नहीं आ रहा है कि जब चुनाव हो रहे हों दो राज्यों में, ऐसे दो राज्य जहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टी का है, वहां राहुल गांधी का चुनाव मैदान से भाग जाना, ये किस तरह की राजनीति का संकेत है? वो हिमाचल प्रदेश में तो गए ही नहीं, वहाँ चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। गुजरात में एक दिन के लिए गए थे और जो वो बातें बोलकर आए वो उनके राजनीतिक बचकानेपन का सबूत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के, जनजातियों के खिलाफ है और वो नहीं चाहती कि जनजातियों के युवा जो आगे बढ़ें, इंजीनियर, डॉक्टर बने, वो अपने जीवन में तरक्की करें, वो जो है मॉडर्न शिक्षा जो है उसको ग्रहण करें। ये सब नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है। अब आप समझिए कि कोई सामान्य समझ जिसको होगी वो भी ये बात कहने से पहले 100 बार सोचेगा और नहीं कहेगा। 100 बार सोचने के बाद भी नहीं कहेगा कि जिस पार्टी का लगातार जनजातीय समाज में जनाधार बढ़ता जा रहा है, उसमें उसके सांसदों, विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस पार्टी ने जनजातीय समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया, उस पार्टी के बारे में अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो कौन मानने को तैयार होगा? बीजेपी की आलोचना के लिए आपके पास 10 मुद्दे हो सकते हैं, 100 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा तो कतई नहीं हो सकता है। और वो भी अभी ताज़ा अभी जुलाई में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो इससे पता चलता है राहुल गांधी में राजनीतिक परिपक्वता अभी तक नहीं आई है। दूसरा उदाहरण, इसी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो महाराष्ट्र में पहुंचे तो उन्होंने फिर एक बार सावरकर को गाली देने का काम किया, सावरकर की आलोचना, निंदा करने का काम किया। सावरकर को बताने की कोशिश की कि वो
अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने को तैयार थे और जाने क्या क्या कहा। अगर उनको समझ होती कि महाराष्ट्र में सावरकर की क्या प्रतिष्ठा है तो वो शायद ये न बोलते। अगर उनको इस बात का ध्यान रहता, ख्याल रहता कि उनके जो महाराष्ट्र में गठबंधन के साथी हैं उद्धव ठाकरे, उनकी और उनकी पार्टी की क्या राय है सावरकर के बारे में, तो वो न बोलते। दोनों स्थितियों में 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, उसके बाद उसी साल 2024 में ही महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो न तो राजनीतिक दृष्टि से, न तथ्यात्मक दृष्टि से, न ऐतिहासिक दृष्टि से, अगर वो बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी ने सावरकर के बारे में क्या लिखा है, इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के बारे में क्या बोला, अगर ये भी पढ़ लिया होता तो शायद वो ये बोलने से बचते। लेकिन उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक दिशा में चलते हैं और दाएं बाएं और कुछ है, और कोई विचार हो सकता है इसमें, और कोई पहलू हो सकता है, इस पर सोचने को तैयार नहीं होते। तो राहुल गांधी की चुनौती कितनी बड़ी होगी, देखिए संसदीय जनतंत्र में आपकी नेता की ताकत का आकलन जो है सिर्फ इस बात से होता है कि उसकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है। राहुल गांधी की वोट दिलाने की क्षमता नहीं है, ये उनकी पार्टी के लोग मान चुके हैं, ये इस देश की जनता मान चुकी है, और अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भी मान चुके हैं, सिर्फ सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे होते। ये भारत जोड़ो यात्रा का समय बदल सकते थे। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरात से भी निकल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उनको जिम्मेदारी से, अगर वो चुनाव प्रचार करते जो उन्होंने 2019 में किया, बड़ा धुआंधार चुनाव प्रचार किया, फिर भी पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए। तो उनका 2024 की उनकी जो चुनौती है वो काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव होगा पूरे देश में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन जाएगा। उसके बाद दूसरे जो राजनीतिक दल हैं चुनाव के बाद उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगी। इनमें से कोई बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कितनी पार्टी, यूपीए से बाहर कोई पार्टी है ऐसा नज़र नहीं आता। उसके अलावा राहुल गांधी का नेतृत्व क्यों स्वीकार कर लेंगे, ये कारण भी, ये इस बात को का भी खुलासा जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती कि आखिर 18 साल के राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी की राजनीतिक उपलब्धि क्या है। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी 2024 में दूर दूर तक कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की भी बात कर ले थोड़ी। अरविंद केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से लेके, फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग होती है अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA से, उसके पैसे से अपना NGO चला चुके हैं। उसके बाद अन्ना हज़ारे के साथ उन्होंने क्या किया सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जिसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, जिसका कोई और नीति कार्यक्रम नहीं है। उसका ध्येय है बिंदास झूठ बोलो, बिना चिंता के, बिना किसी बात की परवाह किए, बिना झूठ और झूठ पर झूठ बोलते जाओ, और इस बात की चिंता करो ही मत कि उसको लोग पकड़ लेते हैं या उसका जो है रहस्योद्घाटन हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक मंत्री जेल में है, जेल में रहते हुए भी मंत्री है, और जेल में रहते हुए वो मसाज करा रहा है किससे, जो एक नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, और उसका बचाव किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम सत्येंद्र जैन का बचाव कर रही है कि ये फिजियोथेरेपी थी। डॉक्टर चैनल्स पर आकर कह रहे हैं, अखबारों में कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी तो ये कतई नहीं है, किसी दृष्टि से नहीं है। तिहाड़ जेल में फिजियोथेरेपी का अलग वार्ड है, फिजियोथेरेपी के लिए इक्विपमेंट होते हैं, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मसाज है। तो ये, और चूँकि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के तहत आता है, इसलिए ये सब सुविधाएं मिली हुई हैं। उसके अलावा उनके जो डिप्टी CM हैं वो शराब घोटाले के प्रमुख अभियुक्त हैं, किसी भी समय जेल जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को, उनके एक विधायक की अभी पिटाई हो गई कि कॉरपोरेशन के टिकट के लिए पैसा मांग रहे थे। उनके नेताओं की पैसा मांगते हुए टिकट के लिए वीडियो वायरल हो रहे हैं। तमाम एक के बाद एक जांच के आदेश हो रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं।
तो भ्रष्टाचार के विरोध में जो आए थे सत्ता में, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार से बजबजा रही है, सड़ांध आ रही है। और अरविंद केजरीवाल उसके बावजूद दावा कर रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उनके साथी कट्टर ईमानदार हैं। शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त, उसकी तुलना भगत सिंह से की जाती है, शहीद भगत सिंह से। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके अहंकार का, उनके अंदर जो ये ईगो है उनका, वो कितना बड़ा है। वो सच्चाई को स्वीकार करने, उनकी पार्टी के पास एक ही कार्यक्रम है, और वो है मुफ्त की रेवड़ी। मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे। उसके अलावा उनकी पार्टी का, अगर अरविंद केजरीवाल से कोई पूछे कि 7 साल में दिल्ली में उनकी सरकार की उपलब्धि क्या है, जो 2 उपलब्धि बताते हैं वो झूठी है। एक शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दिल्ली में पिछले 7 साल में न तो कोई नया स्कूल खुला है, न ही कोई अस्पताल खुला है। ये है उनका शिक्षा का और हेल्थ का दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, जिसकी वो दुनिया भर में चर्चा कराते हैं विज्ञापन के बल पर। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने साबित किया है कि झूठ, पाखंड और फरेब के सहारे भी आप सत्ता में आ सकते हैं। 2 राज्यों में उनकी सरकार है। इससे उनको लगता है कि कांग्रेस के अलावा वो इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए, और कोई पार्टी इस समय देश में नहीं है, कोई क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं है जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो। अब देखिए, 2 राज्यों में सरकार तो ज़रूर है, लेकिन बात हो रही है जब प्रधानमंत्री की, लोकसभा चुनाव की, प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा की, तो 10 साल के उनकी पार्टी के कार्यकाल में उनके पास लोकसभा की इस समय एक भी सीट नहीं है। 2014 में 4 सीटें पंजाब से सिर्फ आई थी, उसके अलावा और कहीं से नहीं। फिर 2019 में पंजाब से भी सिर्फ 1 सीट आई, और वो भी बाई इलेक्शन में हार गए। अब ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच रहा है, तो फिर उसकी समझ पर तरस खाएं, या जो लोग उनका समर्थन करते हैं उनकी समझ पर तरस खाएं, ये फैसला आपका है। लेकिन पंजाब और दिल्ली के बाद के अलावा अभी तक केजरीवाल की पार्टी कहीं भी राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हुई है। जिस तरह के दावे गुजरात में किए जा रहे हैं, उसी तरह का दावा उत्तराखंड और गोवा में भी किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में भी किया जा। ये जहां चुनाव लड़ने जाते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, और कैसे बनने जा रही है उसका गणित भी बता देते हैं कि इस तरह से बनने जा रही है। लेकिन नतीजा आता है तो पता चलता है कि उनके जितने उम्मीदवार थे उनमें से 1-2 से ज़्यादा की जमानत भी नहीं बचती है। तो गुजरात में भी कमोबेश यही होने वाला है। आज 23 नवंबर है, 8 दिसंबर को रिज़ल्ट आएगा, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। आज आपसे कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को डबल डिजिट में भी वोट नहीं मिलेगा, मतलब 10% से नीचे ही उनका वोट शेयर होगा। सीटों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं 1-2 कैंडिडेट उनका मजबूत हो, उसका ज़मीनी आधार हो तो शायद जीत जाए, उसके अलावा उनके कोई सीट जीतने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आप उनका दावा देखिए कि उनका कहना है कि उनकी सरकार बन रही है। 2 महीने पहले ही कह दिया कि सरकार बनने भर की तो जीत गए हम, 94-95 सीटें आ गई हैं, हमको 140 लानी है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये जो 2 नेता हैं जो मोदी के चैलेंजर हैं, अब आप मोदी को देखिए जिस तरह का काम करते हैं वो। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन मोदी गुजरात में थे, उनको मालूम था कि अगला चुनाव गुजरात और हिमाचल में है। तो बीजेपी जिस तरह की तैयारी करती है, उस तरह का उसके प्रतिद्वंदी कहीं दूर दूर तक टिकते हुए दिखाई नहीं देते। उस तरह की तैयारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि चुनाव से पहले 2 महीने पहले जाएंगे, 3 महीने पहले जाएंगे और चुनाव जीत कर आ जाएंगे। पंजाब और दिल्ली की परिस्थिति अलग थी। बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई दिल्ली में भी जीते, पंजाब में भी जीते, कोई नहीं कह रहा था कि जीतेंगे। तो देखिए, जिस राज्य में पहले नंबर की पार्टी टर्मिनल डिक्लाइन पर हो और दूसरे नंबर की उसकी जो प्रतिद्वंदी है वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हो, जहां ये परिस्थिति दिखेगी वहां आम आदमी पार्टी के लिए गुंजाइश बनेगी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 2015 में टर्मिनल डिक्लाइन में थी, भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी,
15 साल से लगातार चुनाव हार रही थी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में, टर्मिनल डिक्लाइन में थी और उसकी जो प्रतिद्वंदी थी, प्रतिस्पर्धी थी, नंबर 2 की पार्टी अकाली दल, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी थी। ऐसे में जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो लोग काले चोर को भी वोट देने को तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी अगर विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा हो, सामने खड़ा हो, तो वो उसके सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाती है। इन 2 राज्यों में इन्हीं 2 वजहों से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार बनी है। ये परिस्थिति न तो गुजरात में है और न हिमाचल में थी, उसके अलावा चूँकि उत्तराखंड में भी नहीं थी, गोवा में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी, इसलिए आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल की परफॉर्मेंस क्या रही। तो मेरा मानना है कि ये जो 2 नेता अपने को मोदी का प्रतिद्वंदी मानकर मैदान में उतरे हैं, इनकी हवा 8 दिसंबर को ही निकल जाएगी। 2024 तक इनमें दौड़ने की क्षमता भी नहीं रह जाएगी। मोदी से मुकाबला करने के लिए आपके पास संगठन की शक्ति होनी चाहिए, आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपके पास एक विज़न होना चाहिए राज्य या देश के लिए जहाँ भी काम कर रहे हों। आपके लिए 24 घंटे काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फैसले लेने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलने का मादा होना चाहिए, लोगों को अपनी बात समझाने, पहुंचाने का और उन पर भरोसा जताने और उनका भरोसा जीतने की शक्ति होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। कम से कम मुझे इन 2 नेताओं में तो ऐसी कोई ताकत, कोई गुण नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। आज इन 2 नेताओं की ही बात है। तो गुजरात और हिमाचल का नतीजा हालांकि तय करेगा कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय राजनीति के जो किरदार हैं दूसरे, उनकी राजनीति को भी प्रभावित करेगा। तो इंतज़ार कीजिए 8 दिसंबर का। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।